हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। वेलकम टू कॉग्निटिव एकेडमी एंड के कॉमर्स एकेडमी। स्वागत है बच्चों आपका एक्स्ट्रा इनिंग्स में। एक्स्ट्रा इनिंग्स का एपिसोड नंबर 1। स्टूडेंट, दिस इज ओपन एंडेड लेक्चर। इसमें एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से बजेंगी ताली। तो आप भी उतने ही एक्टिव पार्टिसिपेट रहो। एक्टिव रहोगे तो ही मजा आएगा डेफिनेटली। और ये डाउट सेशन है, इसलिए आपका इन्वॉल्वमेंट उतना ही जरूरी है। स्टूडेंट्स देखो, मेरे एंड पे मैंने काम खत्म कर दिया है, लेकिन डाउट्स जो भी आ रहे हैं एक नहीं 100 बार पूछो। डोंट वरी, सॉल्व करेंगे, चुन चुन के करेंगे। बस एक एक डाउट सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा टाइम देना, नहीं तो ऐसे टूट पड़ते हो आप लोग कि मेरा बताओ मेरा बताओ। भाई हर एक को चांस मिलेगा, मैं कोई भाग के नहीं जाने वाला, सब डाउट्स होने वाले हैं सॉल्व। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल द डाउट्स जो आप चैट बॉक्स में टाइप कर रहे हो, और उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें मेरा ज्ञान, एक्स्ट्रा ज्ञान में कुछ देना चाहता हूँ तो वो आगे का पार्ट है। ठीक है, तो let's begin with a great thought and thought of the day. Thought of the day is किधर गया रे thought of the day? हाँ, यहीं पे है। Thought of the day is whether you think you can or you think you can't, you are right. Students, अगर आपने सोच लिया कि आप कर सकते हो तो भी आप सही हो, अगर आपने सोच लिया कि आप नहीं कर सकते तो भी आप सही हो। सर हाउ इज इट पॉसिबल? अगर आपने सोचा नहीं कर सकते तो हम सही कैसे हुए? सही इसलिए क्योंकि जैसे आप सोचते हो वैसे आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, वैसे ऑटोमेटिकली आपके साथ होता भी है। अगर आप सोच के बैठे हो कि आप नहीं कर सकते तो भाई ऊपर वाला भी नीचे आ गया तो आप नहीं करने वाले, क्योंकि आप ठान चुके हो, मान चुके हो कि आप नहीं कर सकते। ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार है, मान लिया तो कुछ नहीं हो सकता। स्टूडेंट, दिस इज द टाइम, ठानने का टाइम है कि यस वी कैन। ये पोस्ट हमारी है, अभी नहीं तो कभी नहीं, हम ये अचीव करके ही छोड़ेंगे। यही पोस्ट, यही एग्जाम, इसके बाद वापस ट्राई करना है? नहीं नहीं नहीं, वो किसी ने नहीं देखा। ये अटेम्प्ट ही हमारे लिए है, फर्स्ट एंड फाइनल। ठीक है, यही सोच के साथ स्टडी करोगे तो डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा सबके लिए। चलो स्टूडेंट्स, तो आपके डाउट्स में करता हूँ स्टार्ट। डाउट नंबर 1, ओके, बीआरएस आपने डायरेक्ट वेगली बीआरएस बोला हुआ है, तो बीआरएस बहुत बड़ी कंसेप्ट है भाई, तो उस पर मैं आऊंगा, बीआरएस पे एंड में आऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्री? बच्चों, कॉन्ट्रा एंट्री मीन्स एंट्री विच इज रिटर्न ऑन बोथ द साइड्स ऑफ कैश बुक। ठीक है, कैश बुक अगर आपको याद होगा, नहीं होगा, याद दिला देता हूं मैं, डोंट वरी। देखो बच्चों, एक कैश बुक है, ठीक है, थोड़ा सा डेंजर दिख रहा है, कोई इशू नहीं, भावना समझो आप मेरी। तो कॉन्ट्रा एंट्री में देखो, अब डेट नंबर 8, स्टूडेंट्स आपका ध्यान रहेगा डेट 8 पर। ठीक है, 8 वाला, बैंक्ड द चेक रिसीव्ड फ्रॉम ओम प्रकाश, या फिर कैश डिपॉजिट 25 तारीख। हाँ ठीक है, 25, यहां पे ध्यान दो बच्चों, यहां पे 25 डेट देखो। विड्रॉ 400 फॉर ऑफिस यूज मिला, विड्रॉ 400 फॉर ऑफिस यूज। नेक्स्ट वाला पार्ट मत पढ़ो, बस इतने पे फोकस करो। विड्रॉ 400 फॉर ऑफिस यूज। 400 अगर ऑफिस यूज के लिए विड्रॉ किए बच्चों, तो एंट्री क्या होगी? बिजनेस में कैश आएगा, राइट, और बैंक में से जाएगा, बैंक इज गिवर, तो एंट्री आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, बिकॉज कैश कम्स इन, बैंक इज गिवर, तो बैंक को क्रेडिट। तो अगर हम कैश बुक बना रहे हैं तो देखो, कैश बुक के डेबिट में लिखना पड़ेगा, कैश कॉलम में, कैश बुक के डेबिट में लिखना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट। मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूं, ये रहा टू बैंक अकाउंट 400 मिला, कैश के डेबिट में बैंक का नाम लिखा, और क्योंकि इसमें बैंक कॉलम भी होता है बच्चों, तो बैंक कॉलम के क्रेडिट में भी लिखना पड़ेगा बाय कैश अकाउंट 400। तो सीधी सीधी बात, अगर किसी एंट्री में डेबिट और क्रेडिट दोनों भी साइड में कैश या बैंक ही है तो उससे बोला जाता है कॉन्ट्रा एंट्री। क्लियर? तो नॉर्मली कॉन्ट्रा एंट्री कब आएगा? व्हेन वी डिपॉजिटेड द कैश, व्हेन वी विड्रॉ द कैश फॉर ऑफिशियल यूज, दैट्स इट। और बैंक टू बैंक ट्रांसफर भी हुआ, मतलब आपको इतना नहीं होता है, फिर भी बता के रखता हूं, एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर ट्रांसफर हुआ तो वो भी कॉन्ट्रा एंट्री। हाँ, नेक्स्ट,
आज के क्वेश्चन लो, उनके आंसर्स। स्टूडेंट्स आज की टेस्ट हो गई, आपने टेस्ट अटेम्प्ट कर ली। आज की टेस्ट का डिस्कशन मैं अभी नहीं कर सकता क्योंकि सबने अटेम्प्ट नहीं किया अब तक, ठीक है। बोलो। क्या क्या समझाओ? रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में वो आपने जो सेंड किया था वो वाला? ओके ओके, आता हूँ उस पर आता हूँ, ठीक है। फिलहाल सीक्वेंस में जा रहा हूं मैं बच्चों, ठीक है। हर एक को चांस मिलेगा। फिलहाल मुझे जो दिख रहा है सामने, एडजस्टमेंट इन एंट्रीज, ठीक है। एडजस्टमेंट इन एंट्रीज, ये डाउट पूछा है स्टूडेंट्स। अगर एडजस्टमेंट इन एंट्रीज पूछा जाए, वैसे तो उसका स्कोप बहुत बड़ा है, बट जो मुझे लगता है कि आपको ज्यादा करके एडजस्टमेंट नहीं पूछेंगे, बट स्टिल सर पूछा तो क्या। एडजस्टमेंट मतलब क्या होता है बच्चों, पहले आपको ये बता दूं। फाइनल अकाउंट जो हमारा एक टॉपिक है, फाइनल अकाउंट्स में हमें ट्रायल बैलेंस दिया जाता है और ट्रायल बैलेंस के साथ साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसे बोलते हैं एडजस्टमेंट, ठीक है। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। तो एडजस्टमेंट के डेबिट और क्रेडिट वाले इफेक्ट क्या होते हैं, यही आपको जानना है। तो आपके सामने ये रहा, देखो एडजस्टमेंट और उसके इफेक्ट। बच्चों फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, देखो क्लोजिंग स्टॉक। फटाफट फटाफट मैं बता रहा हूं, मतलब एकदम भी फास्ट नहीं, लेकिन नहीं समझे तो पूछना, बट कीप पेशेंस, ठीक है। बच्चों क्लोजिंग स्टॉक, अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया है, हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट, तो फर्स्ट होता है ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखा जाएगा और बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ठीक है। नेक्स्ट डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है बच्चों, एसेट का वैल्यू कम होना। तो बैलेंस शीट में जहां पे एसेट लिखा जाता है उसमें से वैल्यू हम लेस करते हैं क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो गई। और बच्चों एसेट की वैल्यू कम होना नुकसान की बात है। कोई भी एक्सपेंस या लॉस रहा, मतलब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, डिप्रिसिएशन। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस पे करना बाकी है। अगर एक्सपेंस पे करना बाकी रहा, अकाउंट्स बोलता है अरे पे करना बाकी तो क्या हुआ मेरे भाई, एक्सपेंस है ना, तो एक्सपेंस में लिख दे। तो एड इन रिस्पेक्ट टू एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस बाकी रहा उसमें लिख दो, लेकिन पे करना बाकी है तो ये हमारी लायबिलिटी। एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। सपोज हमें दिया हुआ है, पहले तो इसका एग्जांपल देता हूं डिप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएट बिल्डिंग एट 10%, ठीक है। डेप्रिसिएट बिल्डिंग बाय 10%, तो 10% से वैल्यू कम करनी है। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। क्यों, डेप्रिसिएशन इज नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एसेट की वैल्यू कम होना ये हमारे लिए लॉस है। 2 फिक्स एसेट अकाउंट, तो जो भी होगा, बिल्डिंग है, मशीनरी है, जो भी होगा उसको क्रेडिट। क्यों, बिकॉज बिल्डिंग्स वैल्यू गोज आउट, फिक्स एसेट्स की वैल्यू जा रही है, उसको आता है क्रेडिट, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन में दिया हुआ है सैलरी 5000 इज स्टिल पेएबल। सैलरी 5000 इज पेएबल मतलब पेड नहीं किया। तो अगर पेड नहीं किया सर तो उसकी एंट्री आएगी ही नहीं। अरे नहीं नहीं बच्चों, फिर भी उसकी एंट्री होती है। कैसे, पेड नहीं किया लेकिन एक्सपेंस तो है, तो एक्सपेंस में लिख देंगे, मतलब सैलरी अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सैलरी अकाउंट डेबिट। टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलो या फिर सैलरी पेएबल अकाउंट लिखा तो भी चलेगा। इसका मतलब क्या है, सैलरी पेड करना बाकी है, ठीक है। पर्सनल अकाउंट होता है बच्चों, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे गिवर है, ठीक है, मतलब लोगों ने सर्विस दे दी ना, हमें सैलरी पे करना बाकी है, सो दैट्स व्हाई दे आर गिवर। नेक्स्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस, मतलब किसी ने अगर एडवांस में एक्सपेंस पेड किया, बच्चों एडवांस में पेड किया तो ये इस साल का एक्सपेंस नहीं है, एक्सपेंस में से लेस किया जाता है और बैलेंस शीट के एसेट में। नेक्स्ट एक्रूड इनकम। एक्रूड मतलब पैसे मिलना बाकी है, इनकम मिलना बाकी है। सीधी सी बात है, इनकम मिलना बाकी है, इनकम नहीं मिला, फिर भी इस साल का इनकम है ना यार, तो इस साल के इनकम में दिखा ना, तू इनकम में ऐड तो कर, लेकिन पैसे नहीं मिले तो आपको पैसे लेना बाकी है, बैलेंस शीट के एसेट में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्री रिसीव्ड इनकम, किसकी, ये फिफ्थ वाले की क्या, ये वाली
ओके चलो इसकी जर्नल एंट्री पूछिए, ये मैं बता रहा हूं। आउटस्टैंडिंग इनकम, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें कमीशन ऑफ ₹500 इज रिसीवेबल, ठीक है। कमीशन ऑफ ₹500 रिसीव्ड बोला होता तो टेंशन नहीं था, कैश कम्स इन। अभी रिसीव्ड नहीं बोला हुआ, रिसीवेबल मतलब इनकम मिलना बाकी है, ठीक है। तो कमीशन मिलना बाकी है। कमीशन कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो कमीशन तो हमारा इनकम है, तो कमीशन इनकम है, कमीशन को आ जाएगा क्रेडिट, कमीशन को आ जाएगा क्रेडिट, ठीक है। लेकिन पैसा नहीं मिला अब तक, मिलना बाकी है बच्चों। अगर पैसे मिलने बाकी है तो ये होता है कमीशन रिसीवेबल, या फिर एक्रूड कमीशन भी बोल सकते हो, एक्रूड कमीशन अकाउंट, ठीक है। तो एक्रूड कमीशन या फिर कमीशन रिसीवेबल अकाउंट तो डेबिट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अरे नेक्स्ट, प्री रिसीव्ड इनकम। इनकम एडवांस में मिल गया, इस साल का इनकम नहीं है, इनकम से लेस करके लायबिलिटी में लिखा जाता है। किसी से एडवांस में लेके रखा बच्चों हमारी लायबिलिटी होती है। नेक्स्ट, बैड डेब्ट्स। बच्चों बैड डेब्ट्स मतलब अमाउंट बिकम इररिकवरेबल, कस्टमर से पैसा लेना था और वो इररिकवरेबल है, पैसा डूब गया, तो सीधी सी बात है कस्टमर से जो लेना था हो जाएगा कम। कस्टमर मतलब डेटर्स, तो डेटर्स हम एसेट में दिखाते हैं, एसेट हो जाएगा कम, डेटर्स में से लेस करेंगे। और हाँ नुकसान है ना, पैसे डूब रहे तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स से डिस्काउंट मिल रहा है, क्या बात है, फायदे की बात है, इनकम की बात है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखेंगे, इनकम हो रहा है, राइट। और हाँ क्रेडिटर्स से डिस्काउंट मिला तो क्रेडिटर्स को देना हो जाएगा कम, इसलिए लायबिलिटी में क्रेडिटर्स में से लेस करेंगे। नेक्स्ट, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। बच्चों अगर गुड्स पर्सनल यूज के लिए लेकर गए तो उसे बोलते हैं ड्राइंग्स, मतलब जर्नल एंट्री में तो ड्राइंग्स को डेबिट दिया जाता है, लेकिन फाइनल अकाउंट की अगर बात करें तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जाता है गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। और क्योंकि वो पर्सनल यूज के लिए है मतलब ड्राइंग्स है तो कैपिटल में से लेस किया जाता है, ठीक है। गुड्स स्टोलन, लास्ट एडजस्टमेंट है बच्चों। गुड्स एक तो स्टोलन, गुड्स चोरी हो गए, लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, तो अलग अलग नाम से कंक्लूजन एक ही है, गुड्स का नुकसान हो गया तो गुड्स जा रहे हैं। अगर गुड्स जा रहे हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जाता है, ठीक है। और नुकसान लॉस हुआ ना बच्चों, हमारा गुड्स जल गए, लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, ठीक है। और अगर इसकी जर्नल एंट्री आप पूछो, फॉर एग्जांपल गुड्स लॉस बाय फायर, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? सबसे पहले तो लॉस हुआ तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ना, तो लॉस बाय फायर को डेबिट टू। गुड्स गए और गुड्स जाने के बाद उसके बदले में पैसे नहीं मिलने वाले बच्चों, ऐसे सिचुएशन में हम परचेस को क्रेडिट देते हैं। मैंने बोला हुआ है ना गुड्स जा रहे हैं लेकिन पैसे नहीं मिलने वाले, तो ऐसे सिचुएशन में परचेस को क्रेडिट दिया जाता है, याद रखना, ठीक है। इवन गुड्स टेकन फॉर पर्सनल पर्पज, वहां पे भी परचेस को हम क्रेडिट देते हैं। चलो नेक्स्ट डाउट क्या है? एक्रूअल कंसेप्ट बोलो। बैड डेब्ट्स में क्या कंफ्यूजन है आपको बताओ? ओके ओके, एक्चुअली बैड डेब्ट्स में और प्रोविजन में क्या होता है बच्चों? बैड डेब्ट्स मतलब कंफर्म होता है कि कंफर्म पैसे डूब चुके हैं। जब मेरा कोई डेटर मतलब कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट बोले तो दिवाला निकल गया, उसकी सब प्रॉपर्टी बेच के भी लोन नहीं दिया जा सकता, मतलब वो इंसॉल्वेंट बन गया, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशन में कंफर्म पैसे डूब गए उसे बोलते हैं बैड डेब्ट्स। और अकाउंट्स में एक कंसेप्ट है बच्चों जिसका नाम है कॉन्जर्वेटिज्म कंसेप्ट, ठीक है। तो कॉन्जर्वेटिज्म कंसेप्ट में क्या होता है कि प्ले सेफ, कॉन्जर्वेटिज्म मतलब प्ले सेफ। प्ले सेफ का मतलब अगर बिजनेस मतलब अकाउंट्स का कहना है अगर आपको लगता है कि बिजनेस में कोई एक्सपेंस या लॉस होने वाला है, चांसेस है लॉस होने के, तो भी इमीडिएटली दिखा दो, मतलब अब तक पैसे नहीं डूबे फिर भी वो लॉस इमीडिएटली दिखा दो, ओके। तो एज पर कॉन्जर्वेटिज्म कंसेप्ट
प्रोविजन है, मतलब पैसे डूब सकते हैं, फिर भी उसको लॉस कंसिडर किया जाता है इमीडिएटली। तक पैसे नहीं डूबे फिर भी जस्ट बिकॉज पैसे डूबने के चांसेस है, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। ठीक है, और आगे एक एक्रूअल कंसेप्ट पूछा हुआ है। तो एक्रूअल कंसेप्ट ऐसा होता है बच्चों, सपोज हमें पैसे नहीं भी मिले, सपोज कोई इनकम है, हमें वो पैसे नहीं भी मिले, फिर भी वो इनकम दिखाना पड़ता है क्योंकि वो इनकम ड्यू हो चुका है। ठीक है, तो लेट मी एक्सप्लेन दिस इन डिटेल। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मेरा कोई एम्प्लॉई है जिसको मैंने सिर्फ 11 महीने की सैलरी पे की है, मतलब मार्च मंथ लास्ट महीने की सैलरी पे करना बाकी है। ठीक है ना, तो इस साल में मैं कितने महीने की सैलरी एक्सपेंस में दिखाऊं? आंसर इज 12 मंथ्स। क्यों? एक्रूअल कंसेप्ट बोलता है आपने पैसे पेड नहीं भी किए तो एक्सपेंस तो इसी साल का है ना, तो एक्सपेंस पूरा दिखा दो। एग्जैक्टली इनकम में भी वैसा ही होता है। सपोज मुझे 10 मंथ का रेंट मिला है, मैं ओनर हूं, मैंने प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, 10 मंथ का ही मिला है, 2 मंथ्स का रेंट अब तक मिलना बाकी है, लेकिन एक्रूअल कंसेप्ट बोलता है एक्चुअल में कैश रिसिप्ट नहीं भी हुआ, लेकिन वो इनकम तो इसी साल का है ना, इस साल का अगर इनकम है तो पूरा का पूरा 12 मंथ्स का इनकम जो भी है रेंट, वो इनकम में दिखा दो। ठीक है, नेक्स्ट, यस लेक्चर की रिकॉर्डिंग हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज टू बी एडजस्टेड इन द कैश बुक? विच अमेंडेड कैश बुक, कैश बुक में कौन सा एडजस्ट करना पड़ेगा? अनकलेक्टेड चेक, अनरिप्रेजेंटेड चेक, रॉन्ग एंट्री इन द पासबुक। डी ऑप्शन क्या है भाई? डी ऑप्शन तो आया ही नहीं उसमें। डी ऑप्शन नहीं आया, प्लीज वो क्वेश्चन रिसेंड करो जिसने भी भेजा है। प्रीपेड एक्सपेंस के जर्नल एंट्री बताओ। हाँ बताया मैंने प्रीपेड एक्सपेंस का, आई होप आपको क्लियर हो गया। गुड्स बर्न बाय फायर, गुड्स क्या आगे? इम्पेयर, हाँ गुड्स इंप्लाइज रियल अकाउंट, बट हियर एक, अरे 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 एक मिनट जस्ट, गुड्स बर्न बाय फायर, गुड्स इंप्लाइज, कॉपी नहीं हो सकता। एक सेकंड स्टूडेंट, गुड बर्न बाय फायर, गुड्स implies रियल अकाउंट, बट देयर इज इट्स लॉस also, so it should be come into nominal account. Okay स्टूडेंट्स, देखो अगर देखा प्रैक्टिकली आप सोच रहे हो ना, तो गुड्स बहुत जगह पे रियल अकाउंट भी इंटरप्रेट किया तो आपका आंसर सही आता है। देखो फॉर एग्जांपल परचेस, मैंने क्या बोला हुआ है आपको? परचेस या नॉमिनल अकाउंट है, राइट? तो नॉमिनल अकाउंट है लेकिन गुड्स तो आते हैं ना, इसमें गुड्स आते हैं इसलिए तो उसको डेबिट होता है। अगर सोचा जाए रियल अकाउंट से, यस गुड्स कम्स इन है इसलिए उसको डेबिट होता है, और दूसरे एंगल से सोचे तो एक्सपेंस है इसलिए डेबिट होता है। ठीक है, लेकिन आपका कंफ्यूजन सही है, याद रखो गुड्स कोई अकाउंट ही नहीं होता। ठीक है, गुड्स को जो 4 नाम होते हैं ना, परचेस सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, वही उनका एग्जिस्टेंस है। और अगर बात रही स्टॉक ऑफ गुड्स की, तो स्टॉक ऑफ गुड्स ये रियल अकाउंट है क्योंकि स्टॉक हमारा एसेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट बोलो।
अरे अरे स्लो 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 स्लो, नहीं समझा, वापस पूछो। गुड्स अकाउंट ही नहीं होता, गुड्स के चार नाम होते हैं, वो नॉमिनल अकाउंट होता है। ओके ऐसा। हाँ, जैसे लॉस होता है तो हम तो लॉस बाय फायर को डेबिट दे रहे हैं सर, आपने तो गुड्स को डेबिट नहीं दिया है, सही ना? ओके ओके। देखो, जब स्पेसिफिक लॉस का नाम दिया है कि फायर के वजह से लॉस हुआ है, तो वो इंपॉर्टेंट है, उसको दे दिया डेबिट। और रही बात दूसरी, गुड्स जा रहे हैं, ये लॉजिक से क्रेडिट देना तो सही है, मतलब यहां पे गुड्स रियल अकाउंट भी ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन हम एट द एंड गुड्स नहीं परचेस नाम ही लेते हैं ना। अगर लॉस बाय फायर रहा तो एंट्री क्या करेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट टू परचेस अकाउंट। क्यों? क्योंकि गुड्स का खुद का एग्जिस्टेंस ही नहीं है और परचेस को क्रेडिट दिया जाता है सिर्फ ऐसी सिचुएशन में। वो भी रीजन है क्योंकि परचेस हमारा एक्सपेंस था और परचेस किया हुआ गुड्स कम हो गया, इसलिए परचेस को क्रेडिट दिया जाता है। ठीक है, तो देखो आपका यहां पे कंफ्यूजन हो रहा है तो ठीक है, लेकिन ये कंफ्यूजन आप कंटिन्यू करोगे कहां पे? अगर आपको पूछा गया गुड्स अकाउंट कौन सा है, तो आपके दिमाग में रियल अकाउंट आएगा, तो वहां पे आप गलत हो जाओगे। इस सिचुएशन में, इस पोजीशन में, ये ट्रांजैक्शन में आप उसको रियल अकाउंट भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, लेकिन टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में वो हमेशा नॉमिनल ही रहेगा। ओके, यस, मेनी स्टूडेंट्स डिडंट गिव द एग्जाम, इसलिए आज का पेपर तो हम डिस्कस नहीं करने वाले, ये बात तो फाइनल है। एंट्री ऑफ बैड डेब्ट्स की एंट्री बताओ ना। बैंक आता हूं अगले डाउट्स पे भी, डोंट वरी स्टूडेंट्स, होगा सब कुछ सॉल्व होगा। बैड डेब्ट्स की एंट्री में बताने जा रहा हूं आपको। बैड डेब्ट्स मतलब कस्टमर से लेने वाले पैसे डूब गए, हम डूब गए, हाँ डूब गए, मतलब कस्टमर से लेने मेरे भाई मोहब्बत में नहीं डूब गए, तो बैड डेब्ट्स अपना लॉस है, इससे उसको आएगा डेबिट। कंफर्म नॉमिनल अकाउंट है। और लेने किससे थे, धोखा किसने दिया, धोखा देने वाले का नाम न भूलना। हम डूब गए, किसके वजह से डूबे, डेटर्स की वजह से डूबे। ये गम देने वाला, हमारे जिंदगी में ये गम देने वाला कौन है, डेटर्स। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेटर ने गम दिया, ये लॉस उसने दिया, ही इज गिवर, इसलिए उसको आएगा क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है वो कंसेप्ट में बताने जा रहा हूं आपको। देखो बच्चों, मेरा करंट अकाउंट है HDFC बैंक में, जिसमें मेरे 2 लाख रुपए नहीं, किसी को बताना मतलब, मैं अपने फैमिली जैसे इसलिए बता रहा हूं भाई, अंदर की बात है, ऐसे ज्यादा 2 करोड़ नहीं, ऐसे छुपाने जैसा 2 लाख ही है। और दूसरा, क्योंकि मेरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बहुत अच्छे हैं मतलब बैंक का जो मेरा टर्नओवर है, डिपॉजिट करना, विड्रॉ करना, तो ये अच्छा खासा टर्नओवर है, तो वो देखकर बैंक ने मुझे एक ओवरड्राफ्ट का लिमिट दिया है। ओवरड्राफ्ट का लिमिट दिया है 3 लाख रुपीस का। ठीक है, इसका मतलब मैं बैंक में से अब कितने पैसे विड्रॉ कर सकता हूं, बैंक में से टोटल 5 लाख रुपीस में बैंक से विड्रॉ कर सकता हूं। बैंक में 2 लाख होते हुए भी 5 लाख रुपए विड्रॉ कर सकता हूं मैं। क्यों? बिकॉज बैंक ने एक लिमिट सैंक्शन किया है कि आप आपके बैंक बैलेंस से भी एक्स्ट्रा कुछ अमाउंट आप बैंक से निकाल सकते हो, इसी को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, और याद रखना, बैंक ओवरड्राफ्ट इज फैसिलिटी अलाउड टू ओनली करंट अकाउंट होल्डर, और करंट अकाउंट होल्डर कैन ओपन बाय ओनली बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन ही करंट अकाउंट ओपन कर सकता है और करंट अकाउंट होल्डर को ही ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट, बैड डेब्ट्स की वजह लॉस, नहीं लॉस नहीं चलेगा, बैड डेब्ट्स ही लिखना पड़ेगा आपको नाम। ठीक है, चलो बैड डेब्ट से रिलेटेड और एक एडजस्टमेंट है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। बैड डेब्ट्स रिकवर, बच्चों ऐसा भी होता है कभी कभी, पिछले साल एक स्टूडेंट था, उसने पैसे नहीं दिए, सो आई जस्ट कंसिडर इज दैट बैड डेब्ट्स, पैसे डूबने वाले हैं, मैंने ये एंट्री कर ली। ठीक है, स्टूडेंट ने, हम कस्टमर का एग्जांपल लेते, तो नहीं तो आपको लगेगा भाई सर हमारी बात कर रहे, कोई पकड़ा जाएगा रंगे हाथों डुबाने वाला। तो
अगर कोई कस्टमर ने पैसे नहीं दिए, बाद में पैसे मिले, सपोज 1 साल के बाद, 2 साल के बाद कभी तो भी पैसे रिकवर हुए, तो ऐसे सिचुएशन में क्या एंट्री करें? कस्टमर ने पैसे लाके दिए, व्हाट कम्स इन? कैश कम्स इन, डेबिट, व्हाट कम्स इन? कैश आ गया, ठीक है। दूसरी बात, बिजनेस से कुछ गया, नहीं कुछ गया नहीं, हमारा तो फायदा हुआ, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट लिया जाएगा। अगर बैड डेब्ट्स के पैसे मिल गए तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट यूज किया जाएगा, उस डेटर का नहीं, क्योंकि वो कस्टमर का अकाउंट खत्म हो चुका है ऑलरेडी। जब उसने पैसे नहीं दिए ना, तभी हमने वो अकाउंट खत्म कर दिया है, ठीक है। डेटर्स का यहाँ पे टॉपिक खत्म हो चुका है, हम बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट लेंगे, ठीक है। और ऑफकोर्स ये भी नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है तो क्रेडिट आएगा, ठीक है। यस, अब मेरे हिसाब से बीआरएस पे आना चाहिए, बीआरएस छोड़ के डाउट खत्म हो चुके हैं। लास्ट 30 सेकेंड्स, अगर कोई कुछ पूछना चाहता है बीआरएस के अलावा तो पूछ सकते हो। थोड़ा धीरे पूछिए वापिस, क्या किसके बारे में? इंटरनल और एक्सटर्नल सपोर्टिंग वाउचर्स, उसके बारे में। ओके ओके, यस यस यस। पहली बात, ओके डायरेक्ट नाम 5, चलो मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, एक 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 इंटरनल एक्सटर्नल एग्जैक्टली है क्या क्या वो बता रहता हूँ, फिर भी आपको डाउट रहे तो हम आगे जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो बात करता हूँ वाउचर की। वाउचर मतलब क्या स्टूडेंट्स? वाउचर इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। किस चीज का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस? जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, ट्रांजैक्शन हुआ है इसका कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए, और वो प्रूफ ही होता है क्या? वाउचर, ठीक है। अगर वो वाउचर हमने खुद प्रिपेयर किया, मतलब हमारे ही फर्म में, हमारे अकाउंटेंट ने बोलो या फिर मैनेजर ने बोलो, जो इंटरनली हमने खुद ने बनाया हुआ है, तो इट इज इंटरनल वाउचर, ठीक है। और अगर हमने खुद ने नहीं प्रिपेयर किया, मतलब बाहर से किसी पार्टी ने दिया हुआ वाउचर है, वो हमने खुद नहीं प्रिपेयर किया, तो इट इज एक्सटर्नल वाउचर, सीधी सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ तो अभी देखो एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर ऐसा रहा ना कि बिल इशूड, रिसिप्ट इशूड, मतलब अगर नाम आ गया ना इशूड, तो हम खुद इशू कर रहे हैं, मतलब वो इंटरनल वाउचर होता है, ठीक है। जो हम खुद इशू करते हैं वो इंटरनल वाउचर होता है। और दूसरी बात, अगर हमें डॉक्यूमेंट कोई मिला है, रिसीव हुआ है, ठीक है, तो वो हमारे लिए एक्सटर्नल वाउचर होता है, क्योंकि हमें मिला है। क्लियर है? फिर आप एग्जांपल पूछ सकते हो, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट के बारे में आप पूछ सकते हो, इंटरनल है या एक्सटर्नल है। आपको एक कंसेप्ट समझ गया होगा तो आई थिंक आंसर आ जाएगा। डाउट्स? डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, हाँ ये भी एक लोचा है ना। वाउचर का, वाउचर का तो बताया मैंने, ओवरकास्ट अंडरकास्ट, ठीक है। तो वाउचर, इवेंट और ट्रांजैक्शन और ओवरकास्ट और अंडरकास्ट बताता हूँ बच्चों। CAST, कास्ट, कास्टिंग, कास्ट मतलब टोटल, ठीक है, और उस प्रोसेस को कास्टिंग बोलते हैं। कास्टिंग मतलब टोटलिंग, ठीक है, यहां तक समझ गए। तो कास्टिंग मतलब टोटलिंग, तो ओवरकास्टिंग मतलब हमने गलती से ज्यादा टोटल ले लिया, और अंडरकास्टिंग मतलब हमने गलती से टोटल कम लिया, सीधी सी बात है, ठीक है। तो टोटल अगर कम लिया है देन इट इज अंडरकास्टिंग, टोटल अगर ज्यादा लिया है देन इट इज ओवरकास्टिंग। तो कभी कभी आता है डेबिट साइड अंडरकास्टिंग, क्रेडिट साइड अंडरकास्टिंग, ओवरकास्टिंग, तो अकॉर्डिंगली आपको देखना पड़ेगा सिचुएशन, क्वेश्चन में क्या दिया है। मैंने आपको बस वो वर्ड का मीनिंग समझा दिया। हाँ, और एक डाउट बचा है, वो डाउट क्या है? बीआरएस के पहले वो डाउट, हाँ इवेंट और ट्रांजैक्शन। स्टूडेंट्स बेसिकली इवेंट और ट्रांजैक्शन, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, जस्ट अ मिनट।
हाँ, इवेंट एंड ट्रांजैक्शन। फ्रेंड्स, जैसे ही खत्म हो जाए लेक्चर एकदम फास्ट में ज्वाइन हो जाना, रिज्वाइन सेम लिंक पे ऑफ कोर्स। इवेंट और ट्रांजैक्शन, बेसिकली ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजैक्शन, ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट। बेसिक मतलब पहले तो ये सेकंड पॉइंट देखो, सब पॉइंट होने दो फिर आपके डाउट्स पूछना, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट रीड करके मुझे इतना समझ गया कि ट्रांजैक्शन अगर है तो वो इवेंट पक्का है, लेकिन कोई अगर इवेंट है तो वो ट्रांजैक्शन होगा ही ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब इवेंट ये बड़ी कंसेप्ट है, राइट। इवेंट ये बड़ी कंसेप्ट है, ट्रांजैक्शन छोटी कंसेप्ट है। आगे, एन इवेंट मे और मे नॉट बीइंग चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पर्सन। इवेंट मतलब ऐसा भी कुछ हो सकता है जिसके वजह से हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन पे कुछ इंपैक्ट ही नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा अगर इवेंट है जिसकी वजह से फाइनेंशियल चेंज हो रहा है तो उससे बोलते हैं ट्रांजैक्शन। ऐसा इवेंट है, बच्चों आपने सुना होगा कि हमारे घर पे इवेंट है, शादी है बेटे की, राइट। इवेंट तो हो रहा है भाई, इवेंट तो है, फंक्शन है, लेकिन उसे इवेंट बोला जाता है, ट्रांजैक्शन नहीं बोला जाता। ट्रांजैक्शन मतलब क्या, जब कुछ लेना देना हो रहा है, जब पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इंपैक्ट हो रहा है, ठीक है, फाइनेंशियल चेंज हो रहा है। मैंने बोला कि मेरे वेयर हाउस में, मेरे गोडाउन में 2 लाख का स्टॉक है, तो इसमें कुछ आया नहीं, कुछ गया नहीं, तो ये ट्रांजैक्शन नहीं बच्चों, सिर्फ इवेंट है। ओके, अगर मैंने बोला कि मैंने 2 लाख के गुड्स परचेस किए, तो इसमें फाइनेंशियल चेंज होने वाला है, कुछ जाने वाला है, कुछ आने वाला है, तो फाइनेंशियल चेंज होने वाला है, तो वो ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल कॉस्ट चेंज कॉज बाय इवेंट मे और मे नॉट बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। बच्चों फॉर एग्जाम्पल देखो, फाइनेंशियल चेंज दिया गया है, डेथ ऑफ स्किल्ड एम्प्लॉय। एक स्किल्ड एम्प्लॉय था, एक्सपर्ट एम्प्लॉय था, उसकी डेथ हो गई, बिजनेस को लॉस हुआ। कितने रुपए का लॉस हुआ नहीं पता ना। तो अगर ये इन टर्म्स ऑफ मनी आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, मॉनिटरी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, मतलब ये ट्रांजैक्शन नहीं है, इवेंट है। इवेंट हो सकता है, दुख की बात है, एम्प्लॉय गया, इवेंट है, ठीक है। लेकिन फाइनेंशियल यहां पे ट्रांजैक्शन में, फाइनेंशियल चेंजेस कॉज बाय ट्रांजैक्शन मस्ट बी मेजरेबल इन मनी। जो आप मनी में एक्सप्रेस कर सकते हो वही ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। गुड्स लॉस बाय फायर क्या है, इवेंट है। गुड्स ऑफ 10,000 लॉस बाय फायर, ओके, फाइनेंशियल इंपैक्ट हुआ, अमाउंट भी मेजर कर सकते हो। हेवी लॉस हुआ, हेवी लॉस, हेवी हुआ तो इवेंट है। अगर अमाउंट दिया 5 लाख का लॉस हुआ तो ट्रांजैक्शन से, ठीक है। क्लियर है इवेंट एंड ट्रांजैक्शन, या और कुछ पूछना चाहते हो उसमें? जिसने पूछा था जी, डू रिप्लाई फास्ट, जर्नल क्लियर होगा ना। और स्टूडेंट ऐसे ही ना, आपको हर क्वेश्चन में आप जो प्रैक्टिस करोगे ना एमसीक्यू में, तो आप ऐसे ही सोच रखो, ऐसी सोच रखे भी आंसर नहीं मिल रहा है, देन डू कॉन्टेक्ट। एंड स्टूडेंट्स आई विल सजेस्ट कि जो कुणाल वाला ग्रुप है, मतलब 2-3 ग्रुप है ना उसमें, जनरल और एक कुणाल वाला, तो वो ग्रुप पे आप डाउट सेंड करो, तो एक स्टूडेंट के नहीं मल्टीपल स्टूडेंट के डाउट क्लियर हो गए। आप मुझे मैसेज कर रहे हो पर्सनली भी, नो प्रॉब्लम, रिप्लाई मिलेगा, लेकिन आप ग्रुप पे डालोगे तो सबको आंसर पता चलेगा, ठीक है, तो वो ज्यादा बेटर है। गुड्स सोल्ड एंड पेमेंट रिसीव्ड इन चेक, इसकी जर्नल एंट्री, गुड्स सोल्ड एंड पेमेंट रिसीव्ड इन चेक, चेक से पेमेंट मिला तो बैंक अकाउंट को डेबिट, बैंक इज रिसीवर, एंड सेल्स को क्रेडिट, सेल्स हुआ हमारा। अंडर स्टेट क्या लिखा है, अंडर स्टेट ही है ना, अंडर स्टेट कहां पे देखा तूने, ये क्या है मतलब, अंडर स्टेट या अंडर, हाँ बोलो बोलो। आई थिंक अंडर स्टेट मतलब अंडर वैल्यूड, वैल्यू उसकी कम दिखा दी है, किसी चीज की वैल्यू कम दिखा दी उसे बोलते हैं अंडर स्टेट, ठीक है। यस यस, ओके, अंडर स्टेट द प्रॉफिट,
ओवर स्टेटेड होगा वो। ओके, तो स्टूडेंट्स, अंडर स्टेटेड का मतलब अंडर वैल्यूड होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है, जो आप डाउट पूछा था आपने लेटेस्ट, सपोज बैड डेब्ट्स लिखना भूल गए हम, ठीक है, मतलब पैसे डूबे लेकिन बैड डेब्ट्स लिखना भूल गए, तो उसकी वजह से होता क्या है, हमारा प्रॉफिट ज्यादा दिखता है, तो प्रॉफिट ओवर स्टेटेड है, ओके, ज्यादा दिखता है। नेक्स्ट, परचेस मेड ऑन क्रेडिट, तो इसका एंट्री क्या होगा ऐसा, परचेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेस हमारा एक्सपेंस है, और जिससे हम क्रेडिट पे परचेस करते हैं उसे बोलते हैं क्रेडिटर। तो क्रेडिटर को क्रेडिट, बिकॉज ही इज गिवर, हमने गुड्स परचेस किए और उसने दिए। बेसिक टेस्ट, ओके, आज के टेस्ट का डाउट सेशन कल ही रख लेते हैं ना। मैं एक बार सर से डिस्कस करता हूँ शेड्यूल के बारे में, अवेलेबिलिटी अगर होगी तो कल ही रख लेंगे, अदरवाइज थोड़ा पोस्टपोन करेंगे। आई एम रेडी, वीकली 2 लेक्चर लेंगे हम, टेस्ट के पहले टेस्ट के बाद। चलो चलो जनता फटाफट चलो यार, मुझे बीआरएस के कुछ डिस्कस करना है। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की बात कर रहे थे हम। बीआरएस में कहाँ पे अटकी है गाड़ी, जस्ट अ सेकेंड। तो बीआरएस का फर्स्ट डाउट जो है, ओके ओके, तो बैच के बाद आप मुझे वापस मैसेज करना, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा कि करेक्ट एंट्री कैसे आएंगे, आपकी प्रैक्टिस कैसे करनी है उसके बारे में आपको बताऊंगा। जस्ट व्हाट्सएप में पर्सनली, ठीक है। हाँ स्टूडेंट्स, नाउ 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 ये जो डाउट पूछा हुआ है बीआरएस का, एक पैराग्राफ था और ये समझा ही नहीं, ठीक है, तो ये पैराग्राफ में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वर्ड टू वर्ड, ठीक से देखो। Only those transactions are recorded in the bank's reconciliation statement which are recorded in either of the two books or recorded in both the books but wrongly. Okay, थोड़ा बड़ा बड़ा पार्ट कवर कर लिया मैंने, बस एक एक सेंटेंस देखो। हाँ, तो बच्चों बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम वही एंट्रीज देखते हैं या फिर वही अमाउंट लिखते हैं जो दोनों में से एक बुक में आई है, आइदर कैश बुक में या फिर बैंक बुक में, दैट इज पासबुक में।
अगर ऐसा हुआ कि पासबुक में भी नहीं लिखा हुआ और कैश बुक में भी नहीं लिखा हुआ तो डिफरेंस आएगा ही नहीं, तो डिफरेंस अगर आएगा ही नहीं तो डिफरेंस सॉल्व करने का सवाल ही नहीं आएगा, तो वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कभी नहीं आ सकता। समझ रहे हो? आगे, और रिकॉर्डेड इन बोथ द बुक्स, या फिर दोनों बुक्स में लिखे हुए, कैश बुक में भी और पासबुक में भी, बट रॉन्गली इन आइदर ऑफ द टू बुक्स। हाँ, ओके, एक तो आपने कैश बुक पासबुक दोनों में लिखा हुआ है लेकिन किसी में ना किसी में गलती हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पासबुक में लिखा था 15,000, वो सही है, कैश बुक में गलती से 1500 लिख दिया, तो अगेन बीआरएस में आएगा, वो बैंक रिकंसिलिएशन में कवर होगा। दोनों बुक में लिखा है लेकिन कोई तो भी एक बुक में मिस्टेक हो गई है, इसलिए वो बीआरएस में आएगा अप टू अ पर्टिकुलर डेट। ओके, इट मीन्स ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन बोथ द बुक्स करेक्टली or not recorded at all in the both the books up to a particular date are not taken into consideration for preparing BRS। बच्चों सीधी सी बात है, अगर कोई ट्रांजैक्शन कैश बुक और पासबुक दोनों में करेक्टली एंटर किया है, अगर झगड़ा ही नहीं होगा तो क्यों सॉल्व करेंगे ना, तो बीआरएस में आएगा ही नहीं। एक तो दोनों बुक में नहीं लिखा तो भी बीआरएस में नहीं आएगा, दोनों बुक में करेक्ट लिखा है, सेम लिखा है, तो भी बीआरएस में नहीं आएगा। ओके, और दोनों बुक में अगर पर्टिकुलर डेट तक एंट्री हो चुकी है, मतलब जिस दिन हमने बीआरएस प्रिपेयर किया उस दिन तक अगर दोनों बुक में एंट्री हो चुका है तो वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में नहीं आएगा। ओके, फॉर इंस्टेंस एग्जांपल देखो क्या दिया है, चेक इशूड ऑन 20 मार्च को चेक इशू किया, रिप्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 28 मार्च। ओके, 20 मार्च को इशू किया, मतलब कैश बुक में एंट्री हुआ, 28 मार्च को प्रेजेंट किया पेमेंट के लिए, मतलब पासबुक में एंट्री हुआ, तो 31 मार्च को इसमें कुछ बैलेंस दिखेगा ही नहीं ना, डिफरेंस, कैश बुक में से भी पैसे गए और पासबुक से भी गए, तो डिफरेंस रहेगा ही नहीं, सो इट विल नॉट बी टेकन टू बीआरएस, तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आएगा ही नहीं। ओके, यस यस यस, जिनको जर्नल एंट्रीज रेक्टिफाई करनी है और प्रैक्टिस करनी है, डू कॉन्टेक्ट मी आफ्टर दिस। ओके स्टूडेंट्स, बीआरएस और कुछ पूछना है? मैं आपको क्या करता हूं बच्चों, एक सिंपल सा काम कर रहा हूं, आफ्टर दिस सेशन मैं आपको एक लिंक सेंड कर रहा हूं, 1 आवर का लेक्चर है ओनली ऑन बीआरएस। शांति से देखो, एक एक आइटम ठीक से देखो, आपको बीआरएस पूरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बीआरएस का कैसा है कि अगेन मैं 5-10 मिनट में कुछ अगर डाउट रहा तो एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन बीआरएस अगर आपके एक्सपेक्टेशन है तो पूरा नहीं हो सकता। तो आई एम जस्ट सेंडिंग द लेक्चर नाउ इन द सेंस आज इवनिंग तक आज आपको मिल जाएगा, वो आप एक बार रिवाइज करो। मैं नेक्स्ट सेशन जो हमारा रहेगा उसमें बीआरएस सेपरेटली डिस्कस करूंगा, मैं प्रॉपर टाइम देके, अगर आपको उस लेक्चर में से नहीं समझा तो ठीक है। जल्दी में नहीं जाएंगे क्योंकि जल्दी की वजह से ही तो डाउट क्रिएट हो रहे हैं ना, तो इस बार नहीं जल्दी करेंगे, प्रॉपर टाइम देंगे, अगर नहीं समझा तो आपके बीआरएस छोड़ के सब डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। सो आई एम कंक्लूडिंग दिस सेशन नाउ हियर ओनली, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन फॉर नेक्स्ट डाउट्स। और ऐसे ही एक्टिव पार्टिसिपेशन रखो बच्चों, बहुत मजा आ रहा है, जितने आप डाउट्स क्रिएट कर रहे हो ना, मुझे मजा आ रहा है, मतलब कहीं तो भी ये भी लग रहा है कि डाउट्स क्यों आ रहे हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है कि आप सिर्फ एक बुक से रिलेटेड नहीं, मल्टीपल बुक से पढ़ाई कर रहे हो, जहां जहां से क्वेश्चन मिल रहा है सब पढ़ाई कर रहे हो, सब स्टडी कर रहे हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, रही बात नोट्स की, तो डेफिनेटली आप तक जल्दी से जल्दी आउटपुट देना ये मेरा टारगेट है, वही सबसे काम भी चल रहा है। ये देख लो बच्चों, जेके फाइनेंस असिस्टेंट का बुक मैं रेडी कर रहा हूँ नोट्स का, जल्द ही, वो अब तक पूरे चैप्टर उसमें अपडेटेड नहीं हुए हैं, इसलिए अब तक नोट्स नहीं आए, ये नोट्स आपको जल्द से जल्द मिलेंगे, ठीक है, डोंट वरी, थोड़ा पेशेंस रखो, और आपको टॉपिक वाइज में नोट्स दे ही रहा हूं, बोलिए। यस, हम ऐसे ही करेंगे बच्चों, जैसे टेस्ट का शेड्यूल है ना, वैसे ही क्लास का भी शेड्यूल करेंगे। मैं टेस्ट के पहले भी आपका रिवाइज करवा लूंगा, उस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, डाउट्स भी डिस्कस करेंगे, और टेस्ट के बाद टेस्ट वाले क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और डाउट्स भी करेंगे। ओके, डन, चलो बाय बाय नाउ। यस
यस आफरीन, यस यस देता हूं मैं आपको, उस पर सोल्यूशन डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। चलो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।